हेलो फ्रेंड, बालाजी नर्सिंग एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि हम साइकेट्रिक नर्सिंग पढ़ रहे हैं, जो हमारी रेगुलर क्लासेस चल रही है उसके अंदर हम साइकेट्रिक नर्सिंग जो है पढ़ रहे थे। और साइकेट्रिक नर्सिंग के अंदर हम जो है ट्रीटमेंट मॉडलिटी पढ़ रहे हैं। जितनी भी हमारी साइकेट्रिक डिजीज़ है उन सभी साइकेट्रिक डिजीज़ को हम कुछ थेरेपी यूज़ करते हैं ट्रीट करने के लिए। और उन थेरेपी में एक थेरेपी है जिसका नाम है साइकोफार्मेकोथेरेपी। और साइकोफार्मेकोथेरेपी में हम ड्रग्स यूज़ करते हैं। और वो जो ड्रग्स है वो कौन कौन सी ड्रग है, तो वो 4 तरीके की ड्रग रहती है। उन ड्रग्स का नाम क्या है? तो हम 4 तरीके की ड्रग यूज करते हैं। इसमें एक होता है हमारा एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, एक होता है एंटी मैनिक ड्रग, एक होता है एंटी साइकोटिक ड्रग, और एक होती है एंटी एंजाइटी ड्रग। साइकोफार्मेकोथेरेपी यानी कि साइकेट्रिक इलनेस जो उसको ट्रीट करने के लिए 4 तरीके की दवाएं काम में ली जाती है। 4 कैटेगरी की ड्रग्स जो है वो यूज करते हैं। और उन ड्रग्स का नाम क्या है? तो एंटी डिप्रेसेंट कैटेगरी है, एंटी मैनिक कैटेगरी है, एंटी साइकोटिक कैटेगरी है और एंटी एंजाइटी कैटेगरी है, जिसमें हम एंटी डिप्रेसेंट और एंटी मैनिक के बारे में बातें कर चुके हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एंटी साइकोटिक ड्रग। व्हाट इज एंटी साइकोटिक ड्रग? एंटी साइकोटिक ड्रग क्या है, क्या कौन कौन सी ड्रग इसके अंदर आती है और उनके साइड इफेक्ट क्या रहते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं एंटी साइकोटिक ड्रग। एंटी साइकोटिक ड्रग, ये जो एंटी साइकोटिक, एंटी यानी कि अगेंस्ट, साइकोटिक यानी कि साइकोसिस, जो साइकोसिस है उसके अगेंस्ट जो काम में लेते हैं उसको हमने क्या बोला? एंटी साइकोटिक ड्रग बोला। क्या नाम दिया? एंटी साइकोटिक ड्रग। तो आप कह सकते हैं कि वो ड्रग्स जो साइकोटिक फीचर्स को यूज करने के लिए काम में लेते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? उनको हम एंटी साइकोटिक ड्रग के नाम से जानते हैं। क्या? कि वो ड्रग्स जिनको हम किसके अगेंस्ट, ड्रग्स आर यूज अगेंस्ट ट्रीटमेंट ऑफ psychotic feature is known as antipsychotic drug। यानी कि वो ड्रग जिनको हम साइकोटिक फीचर को ट्रीट करने के लिए काम में लेते हैं, उनके अगेंस्ट काम लिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एंटी साइकोटिक ड्रग। इसके अलावा इनको और काफी नामों से जाना जाता है। ये जो आपकी एंटी साइकोटिक ड्रग है ये क्या करती है? ये डोपामिन रिसेप्टर जो होता है उसको ब्लॉक करती है। क्या करती है? कि डोपामिन जो रिसेप्टर होता है उस रिसेप्टर को क्या करती है? ब्लॉक करती है। कहाँ होता है डोपामिन रिसेप्टर? तो ये डोपामिन रिसेप्टर जो है ये आपके ब्रेन में होता है। कहाँ होता है? आपके ब्रेन में। और ब्रेन में कहाँ? तो बेसल गैंग्लिया के अंदर। ब्रेन के अंदर 2 साइट होती है। एक होता है बेसल गैंग्लिया जो आपकी डोपामिनर्जिक साइट है या डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर का साइट है, और एक होता है आपका मिड ब्रेन जहां आपका डोपामिन का प्रोडक्शन होता है। तो ये क्या करती है? ये आपके ब्रेन के अंदर बेसल गैंग्लिया नाम का एक स्पेस है, एक ऑर्गन है, एक स्ट्रक्चर है जो डाईएन्सेफेलॉन का पार्ट रहता है। उसके अंदर डोपामिन के रिसेप्टर होते हैं और उन डोपामिन के रिसेप्टर को जाकर के क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है। इसलिए इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉकर या आप कह सकते हो D2 रिसेप्टर ब्लॉकर बुलाते हैं। D2 रिसेप्टर ब्लॉकर या आप कह सकते हो डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉकर। या डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉकर, या इनको किस नाम से जानते हैं हम? डोपामिन एंटागोनिस्ट
डोपामाइन एंटागोनिस्ट, या और किन किन नामों से बुलाते हैं दवाई को, तो आप कह सकते हैं इनको मेजर ट्रैंक्विलाइजर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेजर ट्रैंक्विलाइजर। मेजर ट्रैंक्विलाइजर्स। इसके अलावा इनको न्यूरोलेप्टिक ड्रग भी बोला जाता है, न्यूरोलेप्टिक ड्रग, या इनको एंटी स्किजोफ्रेनिक ड्रग भी बोला जाता है। एंटी स्किजोफ्रेनिक ड्रग। किसकी बात कर रहे हैं हम? एंटी साइकोटिक ड्रग की बात कर रहे हैं। ये दवाएं क्या करती है? तो ये आपके ब्रेन के अंदर एक डोपामिन रिसेप्टर वाली साइट होती है, साइट का नाम होता है बेसल गैंग्लिया। उस बेसल गैंग्लिया के जो डोपामिन के रिसेप्टर है उनको जाकर के क्या करती है? ब्लॉक करती है, और उनको ब्लॉक करती है इसलिए इसको D2 रिसेप्टर, डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉकर या डोपामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट बोलते हैं। एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट दो तरीके की मेडिसिन होती है आपकी। एंटागोनिस्ट मेडिसिन का काम क्या होता है? तो एंटागोनिस्ट वो मेडिसिन होती है जो क्या करती है? रिसेप्टर को ब्लॉक करती है या डीएक्टिवेट करती है, और एगोनिस्ट वो होती है जो क्या करती है? आपके रिसेप्टर को एक्टिवेट करने का काम करती है ना। तो ये क्या है? डोपामिन एंटागोनिस्ट है। इसलिए इसके साथ साथ इनको मेजर ट्रैंक्विलाइजर या न्यूरोलेप्टिक ड्रग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूरोलेप्टिक ड्रग के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अलावा इनको क्या बोलते हैं हम? एंटी स्किजोफ्रेनिक ड्रग भी बोला जाता है, एंटी स्किजोफ्रेनिक ड्रग। तो D2 रिसेप्टर ब्लॉकर, डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉकर, डोपामिन एंटागोनिस्ट, मेजर ट्रैंक्विलाइजर, न्यूरोलेप्टिक एंड एंटी स्किजोफ्रेनिक ड्रग, ये सारे के सारे क्या है? इनके नाम है। कहां कहां यूज करते हैं दवाई को? इंडिकेशन क्या क्या है इसका? इंडिकेशन इंडिकेशन कहां कहां यूज की जाती है? तो कहां कहां यूज करेंगे? तो हमने कहा इनको किस नाम से जानते हैं? एंटी स्किजोफ्रेनिक। तो सबसे बड़ा इंडिकेशन तो क्या हो गया इसका? स्किजोफ्रेनिया हो गया। तो कहां यूज करते हैं? स्किजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में इसको क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। इसके अलावा आपका कोई पेशेंट है जो किसके साथ में है? बाइपोलर डिसऑर्डर का है, बाइपोलर डिसऑर्डर वाले पेशेंट में काम में लेते हैं। इसके अलावा आपका पेशेंट जो क्या है? ओबीएस ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर का है, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर है। और जो ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर वाला पेशेंट है उसमें क्या आ रहे हैं? साइकोटिक सिम्टम आ रहे हैं। साइकोटिक यानी कि साइकोसिस, यानी कि मेजर मेंटल डिसऑर्डर वाले। या आप कह सकते हैं कि कोई पेशेंट जो किसके साथ में है? पेशेंट में क्रोनिक रेजिस्टेंस स्किज़ोफ्रेनिया का ही टाइप है, जिसमें क्या है? क्रोनिक रेजिस्टेंस स्किज़ोफ्रेनिया। सभी टाइप के स्किज़ोफ्रेनिया में इस दवाई को काम में लिया जाता है। या आप कह सकते हैं इसको कहां काम में ले सकते हैं? हम ओसियन में काम ले सकते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सन न्यूरोसिस, टिक डिसऑर्डर हो गया है किसी को, टिक डिसऑर्डर, वहां काम में ले सकते हैं टिक डिसऑर्डर। या पेशेंट किसके साथ में है? एनोरेक्सिया नर्वोसा का पेशेंट है, तो वहां भी क्या किया जा सकता है? इसको यूज किया जा सकता है। तो इंडिकेशन क्या क्या है? और इंडिकेशन की बात करें तो कौन कौन से इंडिकेशन रहते हैं? तो इंडिकेशन में अगर कोई पेशेंट किसके साथ में है? ओसियन का पेशेंट है, बाइपोलर डिसऑर्डर का पेशेंट है, स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है, या और किस किस चीज का है? तो या पेशेंट क्या है? टिक्स डिसऑर्डर के साथ में। इन सभी कंडीशंस में पेशेंट है तो क्या है? आप कौन सी दवाई दे सकते हैं उनको? आप पेशेंट को क्या करेंगे? एंटी साइकोटिक ड्रग जो है वो यूज कर सकते हैं। तो एंटी साइकोटिक ड्रग कौन कौन सी रहती है आपकी? ये बात हम करते हैं। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एंटी साइकोटिक ड्रग होती क्या क्या है, कौन कौन सी होती है। समझ पा रहे हैं बात को? तो कहां कहां इंडिकेटेड है ये बात हमने की। हमने कहा कि ये कहां कहां इंडिकेटेड होती है। तो हमने कहा ये स्किज़ोफ्रेनिया में,
मेनिया यानी कि बाइपोलर डिसऑर्डर, इसके साथ साथ पेशेंट जो है किसके साथ में है, ओशियन के साथ में है, एनोरेक्सिया नर्वोसा का पेशेंट है, टिक्स डिसऑर्डर और के हैं, है ना। तो इन सभी कंडीशंस में अगर आपके पास पेशेंट आ रहा है तो आप क्या यूज करेंगे, आप पेशेंट को क्या देते हैं, एंटी साइकोटिक ड्रग जो वो यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अब बात आती है ड्रग्स कौन कौन सी आती है। तो जब हम बात करें किसके बारे में, हमारी एंटी साइकोटिक ड्रग के बारे में, तो एंटी साइकोटिक ड्रग को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एंटी साइकोटिक जो ड्रग है उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो इनको हम क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक पार्ट होता है टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग, क्या होता है, टिपिकल एंटीसाइकोटिक, और दूसरा होता है एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। एक पार्ट होता है यानी कि दो टाइप की एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है, एक है टिपिकल एंटीसाइकोटिक और दूसरी मेडिसिन जो है उनका नाम है एटिपिकल एंटीसाइकोटिक मेडिसिन। टिपिकल और एटिपिकल एंटीसाइकोटिक दो तरीके की दवाई रहती है। टिपिकल एंटीसाइकोटिक जो होती है ये सबसे पहले आई थी, इसलिए इनको ओल्डर या फर्स्ट जनरेशन बोला जाता है। किस किस नाम से जानते हैं इनको, ओल्डर ड्रग या इनको फर्स्ट जनरेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ओल्डर ड्रग या फर्स्ट जनरेशन ऑफ एंटी साइकोटिक ड्रग के नाम से प्रोनाउंस किया जाता है। किनको, टिपिकल एंटीसाइकोटिक को। तो फिर एटिपिकल, तो एटिपिकल बाद में आई थी टिपिकल से, और इनको किस नाम से जानते हैं, इनको न्यूअर ड्रग या सेकंड जनरेशन ड्रग के नाम से जाना जाता है। इनको किस नाम से जानते हैं हम, इनको न्यूअर ड्रग या सेकंड जनरेशन एंटी साइकोटिक ड्रग के नाम से प्रोनाउंस किया जाता है। तो जो है न्यू ड्रग या सेकंड जनरेशन, और जो टिपिकल है उनको फर्स्ट जनरेशन या ओल्डर ड्रग बोला जाता है। अब बात आती है कि इनमें दवाई कौन कौन सी होती है, ओल्डर में कौन कौन सी मेडिसिन होती है और जो है न्यूअर में कौन कौन सी होती है, यानी कि टिपिकल में कौन कौन सी मेडिसिन होती है और जो एटिपिकल है उनमें कौन कौन सी मेडिसिन प्रेजेंट होती है। तो जो आपकी ओल्डर ड्रग है उसमें कौन कौन सी मेडिसिन होती है, तो इसमें काफी तरीके की मेडिसिन होती है, जैसे क्लोरप्रोमाजिन, प्रोक्लोरप्रोमाजिन, क्या क्या नाम है, क्लोरप्रोमाजिन, प्रोक्लोरप्रोमाजिन, और कौन कौन सी दवाई है, तो आपकी प्रोक्सामाइन, फ्लुक्सामाइन, क्या क्या है, प्रोक्सामाइन, प्रोक्सामाइन है। इसके अलावा आपकी दवाई आती है जिसका नाम है फ्लूफेनाजिन, क्लोरप्रोमाजिन, प्रोक्लोरप्रोमाजिन, प्रोक्सामाइन, फ्लूफेनाजिन। इसके अलावा आपकी ट्राइफ्लूपेराजिन होता है। क्या होती है, ट्राइफ्लूपेराजिन होती है। इसके अलावा ट्राइफ्लूप्रोमाजिन होता है। ट्राइफ्लूप्रोमाजिन होता है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है टिपिकल एंटीसाइकोटिक की, वो कौन है, हैलोपेरिडोल। क्या है, हैलोपेरिडोल, जिसको हेल्डोल के नाम से भी जानते हैं। हैलोपेरिडोल या हेल्डोल दवाई आता है, कौन, टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग के अंदर आती है। कौन कौन सी, क्लोरप्रोमाजिन, प्रोक्लोरप्रोमाजिन, प्रोक्सामाइन, फ्लूफेनाजिन, ट्राइफ्लूपेराजिन, ट्राइफ्लूप्रोमाजिन, हैलोपेरिडोल, और हैलोपेरिडोल को हेल्डोल के नाम से भी प्रोनाउंस किया जाता है।
ये जो हेलोपेरिडोल ड्रग है ये क्या करवाती है, ईपीएस ज्यादा करवाती है। क्या करती है, जो हेलोपेरिडोल ड्रग है ये क्या करती है, मोर ईपीएस कॉज करती है। क्या करती है, मोर ईपीएस। ईपीएस क्या है, ईपीएस एक जो है ग्रुप ऑफ सिम्टम है जिसमें काफी सारे सिम्टम जो है वो एक साथ होते हैं, है ना, काफी सीवियर कंडीशन होती है, डेंजरस कंडीशन है, तो जो है ईपीएस ज्यादा करती है ना। इसके साथ साथ ये दवाई जो है ये कैसी थी, तो ये दवाई जो है ये फोटोटॉक्सिक थी। कैसी थी, फोटोटॉक्सिक दवाई है। इसका एक साइड इफेक्ट है कि ये दवाई कैसी है, ये दवाई फोटोटॉक्सिक है। क्या है, फोटोटॉक्सिक है, यानी कि ये फोटो से लाइट के साथ में क्या करती है, रिएक्शन करती है। फोटोटॉक्सिक बोलूं या आप कह सकते हो ये फोटो सेंसिटिव ड्रग होती है। तो जो भी पर्सन इस दवाई को लेता है उसको आपने एक एडवाइस देना होता है। इस दवाई से लेके आपकी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो आपका नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि टू अवॉइड डायरेक्ट सनलाइट, डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ सनलाइट। क्या नहीं होना चाहिए, सनलाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना है आपने। डायरेक्ट कांटेक्ट को क्या करना है, अवॉइड करना है। और क्या करना है, अप्लाई सनस्क्रीन लोशन ऑन बॉडी। और बॉडी पर क्या करना है, सनस्क्रीन लोशन लगाना है। और क्या करना है, बॉडी को कवर करके रखना है। अगर बाहर जाना भी पड़े, अगर धूप में निकलना पड़े तो क्या करना है, सनस्क्रीन लोशन लगाना होता है। समझ पा रहे हैं बात को। कौन सी दवाई है, टिपिकल एंटीसाइकोटिक है, फर्स्ट जनरेशन या ओल्डर ड्रग बोलते हैं। क्लोरप्रोमाजिन, प्रोक्लोरप्रोमाजिन, प्रोक्सामाइन, फ्लूफेनाजिन, ट्राइफ्लूपेराजिन, ट्राइफ्लूप्रोमाजिन और हेलोपेरिडोल। हेल्डोल नाम से भी जानते हैं। ज्यादा ईपीएस करने वाली दवाई है, फोटोटॉक्सिक या फोटोसेंसिटिव ड्रग है। इसलिए क्या करना होता है, जब भी आप पेशेंट को देते हैं एडवाइस करना है कि क्या नहीं आना, डायरेक्ट लाइट के कांटेक्ट में नहीं आना होता है। सनस्क्रीन लोशन जो है वो बॉडी पर क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है। ये बात आपने मरीज को क्या करनी है, समझानी होती है। वहीं आपकी दूसरी ड्रग, और दूसरी ड्रग कौन है, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। और एटिपिकल एंटीसाइकोटिक के बारे में बात करें तो उसमें कौन कौन सी दवाई रहती है, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग। हेलोपेरिडोल के बारे में पूरा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, अभी पूरी पढ़ेंगे हेलोपेरिडोल को। ये तो मैंने ब्रीफली बात बताई आपको थोड़ी सी। इनको फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। ये जो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन है इनको फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन, जो हमारी कौन है, हमारी एटिपिकल है, इनको आजकल क्या किया जा रहा है, ज्यादा यूज किया जा रहा है। क्या कर रहे हैं, ज्यादा यूज कर रहे हैं, इसलिए इनको क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ड्रग भी बोल रहे हैं सेकंड जनरेशन को। एटिपिकल का साइड इफेक्ट जो कम होता है किसकी तुलना में, टिपिकल एंटीसाइकोटिक की तुलना में। जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक है उनका जो है साइड इफेक्ट क्या रहता है, ज्यादा रहता है। तो इसलिए जो है एटिपिकल कम साइड इफेक्ट करती है, और कम करती है इसलिए हम इनको क्या कर रहे हैं, ज्यादा यूज में लेते हैं। क्या करते हैं, इनको ज्यादा यूज में लेते हैं, है ना। तो जो है एटिपिकल और टिपिकल एंटीसाइकोटिक जो है इनको यूज करने का पर्पस क्या है, और यूज करने से क्या क्या जो है दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो हमने कहा कि जो टिपिकल है वो क्या कर रही है, ईपीएस ज्यादा कर रही है, साइड इफेक्ट ज्यादा कर रही है, जबकि एटिपिकल जो है वो लेस साइड इफेक्ट को शो करती है। तो हम बात करें एटिपिकल के बारे में। और एटिपिकल में कौन कौन आता है, तो एटिपिकल में आती है आपकी क्लोजापिन है, ओलेंजापाइन है, क्लोजापिन है, क्लोजापिन है, ओलेंजापिन है। इसके अलावा आपकी रिस्पेरिडोन, जिप्रासिडोन, रिस्पेरिडोन है, और कौन है, तो आपकी जिप्रासिडोन है, जिप्रासिडोन है। इसके अलावा आपकी क्वांटेपाइन है, क्वांटेपाइन है, और क्या है, और है एरिपिराजोल।
एरिपिराजोल। ये कौन सी कैटेगरी की दवाई है? ये एटिपिकल एंटीसाइकोटिक, क्लोजापिन, ओलेंजापिन, रिस्पेरिडोन, जिप्रासिडोन, क्वांटिपाइन एंड एरिपिराजोल। सारी की सारी दवाई कौन सी है? एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। कैसी दवाई है? एटिपिकल एंटीसाइकोटिक कैटेगरी की दवाई रहती है। कौन? आपकी क्लोजापिन, ओलेंजापाइन, रिस्पेरिडोन, जिप्रासिडोन, क्वांटिपाइन और एरिपिराजोल। वहीं अगर बात करें तो आपकी टिपिकल एंटीसाइकोटिक वो कौन है? तो वो आपकी क्लोरप्रोमाजिन, प्रोक्लोरप्रोमाजिन, प्रोक्सामाइन, फ्लूफेनाजिन, ट्राइफ्लूपेराजिन, ट्राइफ्लूप्रोमाजिन, हेलोपेरिडोल, और हेलोपेरिडोल को हेल्डोल भी बोलते हैं। क्लोजापाइन जो आपकी दवाई है, इसका एक बहुत ही खतरनाक वाला साइड इफेक्ट रहता है, और ये क्या करती है? ये ए ग्रेनुलोसाइटोसिस करवाती है। क्या कराती है? ए ग्रेनुलोसाइटोसिस करवाती है। क्या करती है? ए ग्रेनुलोसाइटोसिस करती है। ए ग्रेनुलोसाइटोसिस का मतलब है डिक्रीज नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी। क्या करती है? डब्ल्यूबीसी के नंबर को ये कम करती है, और अगर डब्ल्यूबीसी के नंबर को कम करती है तो पर्सन में क्या है? इंक्रीज चांस ऑफ इन्फेक्शन। पर्सन में क्या हो जाते हैं? इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। और अगर इन्फेक्शन के चांस बढ़े हुए हैं तो क्या है? अगर पेशेंट ने क्या किया? पेशेंट कंप्लेन कर रहा है तो आपने क्या करनी है? पेशेंट ने सोर थ्रोट और फीवर का और कफ का कंप्लेन कर दिया तो आपने इस दवाई को क्या कर देना होता है? विदहोल्ड करना होता है और तुरंत डॉक्टर को नोटिफाई करना होता है। जिस भी मरीज को ए ग्रेनुलोसाइटोसिस दवाई चल रहा होता है, उस पेशेंट को कभी भी क्या नहीं करने, क्या एडवाइस करना है कि तुम्हें क्राउड वाले पैलेस में नहीं जाना, जो भीड़ भाड़ वाली जगह होती है वहां पर नहीं जाना है। जो लोग जहां पर क्या है कोई इन्फेक्टेड पर्सन है वहां पर नहीं जाना होता है। समझ पा रहे बात को? है ना? ये सारी की सारी बातें हैं किसके बारे में? क्लोजापाइन की। क्लोजापाइन ए ग्रेनुलोसाइटोसिस डब्ल्यूबीसी के काउंट्स को क्या करती है? कम करती है। क्या करती है? कम करती है। समझ पा रहे हैं बात को? अब हम बात करते हैं वन बाय वन ड्रग के बारे में। और हमारा जो ड्रग है अब हम पढ़ेंगे हेलोपेरिडोल। हेलोपेरिडोल इसके बारे में बात करेंगे। हेलोपेरिडोल के बारे में बात करते हैं। उससे पहले अगर हम बात करें तो जो आपकी ये दवाई है कौन सी? एटिपिकल वाली। एटिपिकल जो एंटीसाइकोटिक ड्रग है, इनको हम दूसरे नाम में क्या बोलते हैं? इनको वीकर डोपामाइन ब्लॉकर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीक डोपामाइन ब्लॉकर। और जो आपकी टिपिकल थी उनको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग डोपामाइन ब्लॉकर। इसके साथ साथ इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग सीरोटोनिन ब्लॉकर। स्ट्रॉन्ग सीरोटोनिन ब्लॉकर। तो टिपिकल, वीकर डोपामिन ब्लॉकर और स्ट्रॉन्गर सीरोटोनिन ब्लॉकर, इन नाम से इसको क्या किया जाता है? प्रोनाउंस किया जाता है। ये जो दवाई है आपकी, जो एंटीसाइकोटिक दवाई है, क्या है? कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है।
एंटीसाइकोटिक कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, कहाँ कहाँ? तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड कहाँ होती है? तो क्या है, जो पर्सन हाइपर सेंसिटिव है, हाइपर सेंसिटिव वाला पर्सन है उसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, जो पेशेंट कोमा में होता है उसके अंदर, है ना, तो हाइपर सेंसिटिव पर्सन है। पर्सन कोमा में है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि पेशेंट कोई एल्डरली पर्सन है, एल्डरली पेशेंट है, एल्डरली पेशेंट है ना, एडवांस एज वाला पर्सन है उसके अंदर, या पर्सन क्या है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के साथ में है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, तो ऐसे पर्सन के अंदर प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के अंदर, इन सभी कंडीशंस में क्या रहती है, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन, एडवांस एज, कोमा पेशेंट, हाइपर सेंसिटिव पेशेंट, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन पेशेंट, इन सभी पेशेंट्स में क्या रहती है, एंटीसाइकोटिक ड्रग जो क्या रहती है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है। अगर आपको कोई पूछ ले कि सबसे पहले जो एंटीसाइकोटिक ड्रग आई वो कौन सी ड्रग थी, सबसे पहले एंटीसाइकोटिक का नाम बताइए, अगर आपको कोई पूछ लेता है तो क्या बताएंगे? फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग का नाम बताइए। फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग, और फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग कौन सी है, तो आपने बता देना है। सबसे पहले एंटीसाइकोटिक ड्रग क्लोजापिन है। कौन है? क्लोजापिन है। कब आया? 1952 में। कब आया? 1952 में। कौन? क्लोजापिन सबसे पहली दवाई है।
तो क्या है, क्लास को ज्वाइन करिए फटाफट। आप लोगों ने क्लास ज्वाइन नहीं किया है, क्लास लाइव चल रहा है। क्लास लाइव है, सुबह 8:30 बजे से क्लास लाइव हो चुका है ना। सुबह 8:30 बजे से क्लास लाइव चल रही है, क्लास ज्वाइन करें फटाफट। है ना। तो जो सबसे पहली एंटीसाइकोटिक आई थी वो आपकी कौन सी थी, क्लोजापाइन, जो कब आई 1952 में। 1952 में आपकी पहली दवाई आई एंटीसाइकोटिक जिसका नाम था क्लोजापिन, और कौन सी दवाई थी, वो थी क्लोजापिन। आपको अगर बोले कि सबसे ज्यादा ईपीएस करने वाली दवाई कौन सी है, आपको पूछे मोर ईपीएस कॉज बाय विच एंटीसाइकोटिक ड्रग, विच एंटीसाइकोटिक ड्रग। तो आपने क्या बताना है, आपने बता देना है कि हेलोपेरिडोल या हेल्डोल इज ए ड्रग दैट मे कॉज टू मोर ईपीएस। अगर आपको पूछे कि ऐसी दवाई बताओ एंटीसाइकोटिक ड्रग में जो ज्यादा ईपीएस कॉज करती है, द ड्रग्स that cause more weight gain, ऐसी दवाई जो ज्यादा वेट गेन करवाती है वो कौन सी है, तो आपने बता देना है कौन है, ओलांजापाइन है। कौन है, ओलांजापिन। और ओलांजापिन नहीं है तो आप कह सकते हो हेलोपेरिडोल, यानी कि हेल्डोल दवाई है। आप क्या कह सकते हो, हेल्डोल दवाई या हेलोपेरिडोल। समझ पा रहे हैं बात को। इसके अलावा अगर बात करें तो आपको पूछे कि ऐसी कौन सी दवाई है जो एनोरेक्सिया नर्वोसा के लिए ड्रग ऑफ चॉइस रहता है एंटीसाइकोटिक ड्रग में। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीसाइकोटिक ड्रग इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो आपने क्या बताना है, ओलांजापिन। क्या बताना है, ओलांजापाइन। इट इज ए ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनोरेक्सिया
नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा का ड्रग ऑफ चॉइस रहता है कौन? आपका ओलांजापाइन। समझ पा रहे बात को? इसके अलावा अगर आपको पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग मे कॉज ए ग्रेनुलोसाइटोसिस, या आपको पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी एंटीसाइकोटिक ड्रग है जिसको देते समय हमें क्लोज हेमेटोलॉजी मॉनिटरिंग करनी होती है। अगर आपको क्वेश्चन क्या पूछ ले, which antipsychotic drugs may have need of close hematology monitoring। ऐसी कौन सी एंटीसाइकोटिक ड्रग है जिसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है? क्लोज हेमेटोलॉजी मॉनिटरिंग, यानी कि ब्लड का स्टडी करने की जरूरत होती है। तो आपने बताना है कौन सी दवाई है, वो है क्लोजापाइन। क्या? क्लोजापाइन। नीचे क्या बताएंगे? क्लोजापाइन, है ना। विच एंटीसाइकोटिक ड्रग में है नीड टू क्लोज हेमेटोलॉजी मॉनिटरिंग, तो आपने बता देना है क्लोजापाइन, क्लोजापाइन। ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि आपसे पूछा जा सकता है कि जो मैक्सिमम यूज होती है और जिसका कम साइड इफेक्ट होता है, ऐसी कौन सी दवाई है? तो आपने क्या बताना है, वो कौन सी है? रिस्पेरिडोन है, एरिपिराजोल है। और अगर दोनों ऑप्शन में नहीं है तो आप कह सकते हो फिर हेलोपेरिडोल। पर हेलोपेरिडोल के साइड इफेक्ट क्या होते हैं? थोड़े ज्यादा होते हैं। अब हम बात करते हैं हेलोपेरिडोल के बारे में। किसके बारे में? हेलोपेरिडोल। हेलोपेरिडोल क्या होता है? हेलोपेरिडोल, तो हेलोपेरिडोल दवाई का नाम है। किस रूट से दी जाती है? अगर आपको बोले कि हेलोपेरिडोल का रूट बताइए तो आपने बताना है आईएम और आईवी रूट से दी जाती है। किस रूट से? आईएम और आईवी। आईएम यानी कि इंट्रामस्कुलर एंड इंट्रावीनस रूट के थ्रू दी जाती है। कैसे देते हैं? तो जब आप क्या करेंगे, इसको इंट्रामस्कुलर देंगे तो आपने क्या करना होता है, गिवन बाई IM give by जेड ट्रैक मेथड। किस मेथड से दी जाएगी? जेड ट्रैक मेथड के थ्रू दी जाएगी। जब आप क्या दे रहे हो, आईएम दे रहे हो, तो इसको कौन से मेथड से देना है? जेड ट्रैक मेथड के थ्रू देना है। इसके अलावा अगर आप क्या कर रहे हो, इसको हम ओरल भी दे सकते हैं। और जब आप ओरल देंगे तो ओरल देते टाइम आपने क्या करना है, इसको खाने के जो है खाने के साथ में देना होता है। क्या करना होता है? खाने के साथ में देना होता है। अगर आप क्या कर रहे हो, ओरल दे रहे हो, तो किसके साथ दें? फूड के साथ, टू प्रिवेंट फ्रॉम गैस्ट्रिक इरिटेशन। ये क्या है? गैस्ट्रिक इरिटेंट है, इसलिए आपने इसको क्या करना है, गैस्ट्रिक इरिटेशन से बचाना है। और गैस्ट्रिक इरिटेशन से बचाने के लिए आप क्या करें, इसको किसके साथ दें? खाने के साथ में दें। समझ पा रहे बात को? इसके अलावा ये क्या करवाती है, ये जो दवाई है ये क्या करा देती है, यूरिनरी रिटेंशन करवाती है। क्या कराती है? यूरिनरी रिटेंशन करवाती है। क्या करवाती है ये? तो ये पर्सन के अंदर पोस्चुरल हाइपोटेंशन कॉज कर देती है। क्या कॉज करती है? कॉज पोस्चुरल हाइपोटेंशन। क्या करती है? पोस्चुरल हाइपोटेंशन करती है। इसलिए हमने इसको जब हम पढ़ रहे थे, इसके साइड इफेक्ट पढ़ रहे थे एंटीसाइकोटिक ड्रग के,
तो हमने कहा था एंटीसाइकोटिक ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इनटू पोस्चरल हाइपोटेंशन। ऐसा हमने क्यों बोला था? ऐसा हमने इसलिए बोला था कि अगर किसी पर्सन को पहले से पोस्चरल हाइपोटेंशन है और ऊपर से आपने उसको हैलोपेरिडोल और दिया तो वो तो सीवियर हाइपोटेंशन में चला जाएगा, और सीवियर हाइपोटेंशन में चला जाएगा तो पेशेंट की हार्ट फेल और हार्ट अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट और पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो आपने क्या करना है, पेशेंट को पोस्चरल हाइपोटेंशन जिसमें है उसको नहीं देना है, क्योंकि ये पोस्चरल हाइपोटेंशन करती है। समझ पा रहे बात को? इसलिए इसके लिए आपका नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए? क्लोज बीपी मॉनिटरिंग। क्या? ब्लड प्रेशर का आपने क्या करना होता है? क्लोज मॉनिटरिंग करनी है। इसके अलावा हमने इसको कॉन्ट्राइंडिकेटेड बताया था। हमने कहा था जिस पर्सन में हाइपर सेंसिटिविटी होती है या कोमाटोस ग्लैंड, तो ये कहाँ, ये क्या कॉज करती है? एक्जिमा करती है। क्या करती है? एक्जिमा। एक्जिमा का मतलब रेडनेस, बॉडी के ऊपर क्या कर देती है? रेडनेस कॉज कर देती है ना। तो आपने क्या करना है? हाइपर सेंसिटिव क्लाइंट को नहीं देना है। और क्या करती है ये? इसके अलावा क्या करती है? फोटोटॉक्सिक, यानी कि फोटो सेंसिटिविटी करती है। क्या करती है? फोटो सेंसिटिविटी। कभी भी किसके साथ नहीं देना है? डोंट गिव विद एंटासिड्स। एंटासिड के साथ में नहीं देना है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपने एंटासिड के साथ में दिया तो ये क्या है? लंबे टाइम तक एब्डोमेन में पड़ी रहेगी, स्टमक में पड़ी रहेगी, और लंबे टाइम तक स्टमक में पड़ी रहेगी तो वहां क्या कर देगी? गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज करेगी। समझ पा रहे हैं बात को? है ना। तो कभी भी एंटासिड के साथ नहीं देना होता है। और ये क्या हो सकता है? कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन तो क्या है? कॉन्स्टिपेशन होता है। इसके अलावा अगर और साइड इफेक्ट की बात करें कि ये जो हैलोपेरिडोल जो है ये क्या क्या साइड इफेक्ट कर सकती है, और तो ये क्या करती है? ड्राई माउथ हो जाता है ना। ईपीएस कॉज करती है। क्या कॉज करती है? ईपीएस कॉज करती है। ईपीएस ईपीएस कॉज करती है। अब हम बात कर लेते हैं ईपीएस के बारे में कि ईपीएस क्या है। ईपीएस व्हाट इज ईपीएस? ईपीएस क्या है? ईपीएस क्या है? तो अगर हम बात करें ईपीएस के बारे में तो ईपीएस में अलग अलग तरीके के सिम्टम देखने मिलते हैं। क्या देखने मिलते हैं? ईपीएस क्या है? ग्रुप ऑफ सिम्टम है। ईपीएस एक कोई बीमारी नहीं है, ईपीएस एक ग्रुप ऑफ सिम्टम है जिसमें काफी सारे सिम्टम क्या होंगे? आपको एक साथ देखने को मिलते हैं। समझ पा रहे बात को? तो ईपीएस क्या है? ग्रुप ऑफ सिम्टम है जिसमें क्या क्या सिम्टम होते हैं? इसमें आपको क्या देखने मिलेगा? एक होता है एकस्थीसिया। क्या देखने मिलता है? एकस्थीसिया। एकस्थीसिया देखने मिलेगा। इसके अलावा आपको देखने मिलेगा सूडो पार्किंसोनिज्म। क्या देखने मिलेगा? सूडो पार्किंसोनिज्म। सूडो पार्किंसोनिज्म। इसके अलावा जो है आपको क्या देखने मिलेगा? तो इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा डिस्टोनिया। क्या देखने को मिलेगा? डिस्टोनिया। और एक जो है वो क्या देखने मिलेगा? टार्डियो डिस्काइनेसिया। क्या होगा? टार्डियो डिस्काइनेसिया। तो चार तरीके के सिम्टम होंगे एक साथ, या आप कह सकते हैं 4 टाइप्स की डिजीज एक साथ आती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ईपीएस बोलते हैं। क्या होता है? एकस्थीसिया। तो एकस्थीसिया जो है ये मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है।
एक्स्थीसिया क्या है? इट इज ए मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है, 50% केसेस में देखने को मिलता है। कितने? 50% केसेस के अंदर। दूसरा आपका सूडो पार्किंसनिज्म, जो क्या है? सेकंड मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है। क्या है? सेकंड मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट रहता है। और ये कितना? 40% केसेस में देखने को मिलता है। थर्ड आपका है डिस्टोनिया। क्या है? डिस्टोनिया, जो क्या है आपको 6% केसेस में देखने को मिलता है। कितने परसेंट? 6% केसेस में देखने को मिलता है। अर्लीस्ट है, अर्लीस्ट साइड इफेक्ट है, 6% केसेस में देखने को मिलता है। और चौथा है आपका टार्डिव डिस्काइनेसिया, जो कितने में? 4% केसेस में देखने को मिलता है, 4%। और ये क्या है? ये इरिवर्सिबल है। इसको दोबारा अगर ये एक बार आया तो इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं आप। क्या है? इरिवर्सिबल है। तो 4 तरीके की बातें आपके पास। एक होगा एक्स्थीसिया, दूसरा होगा सूडो पार्किंसनिज्म, तीसरा है डिस्टोनिया, चौथा है टार्डिव डिस्काइनेसिया। एक्स्थीसिया मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है, 50% केसेस में देखने मिलता है। सूडो पार्किंसनिज्म सेकंड मोस्ट कॉमन है, 40% केसेस में होता है। डिस्टोनिया सबसे पहले आने वाला सिम्टम होता है, 6% केसेस में देखने मिलता है। एंड टार्डिव डिस्काइनेसिया इज 4%। अब हम बात करते हैं कि एक्स्थीसिया में होता क्या है। तो एक्स्थीसिया को हम दूसरे वर्ड्स में वोकी एंड टोकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोकी एंड टोकी। वोकी एंड टोकी, यानी कि वोकी एंड टोकी का मतलब क्या है कि ये पर्सन क्या करता है, जब मूवमेंट करता है तो ये क्या करता रहता है, साथ साथ बड़बड़ाता रहता है, घूमता फिरता रहता है। ये बैठ नहीं पाता है, और बैठ नहीं पाता है तो आप इसको बोलेंगे कि इसको मोटर रेस्टलेसनेस रहती है। ये क्या है? अगर आप इसको बोलेंगे कि टिक के आराम से बैठ जा भाई, तो ये नहीं बैठ सकता, यानी कि ये मोटर रेस्टलेस होता है। इसमें मोटर जो है यानी कि मूवमेंट करता रहता है, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। जब इसमें मोटर का रेस्टलेस होती है, जब ये मोटर की मूवमेंट करता है तो इसको स्ट्रॉन्ग अर्ज होती है, किसकी? टंग मूवमेंट होती है। इसमें क्या होता रहता है? स्ट्रॉन्ग अर्ज होता है। किसके लिए? टंग मूवमेंट के लिए। तो एक्स्थीसिया, और एक्स्थीसिया क्या है? तो एक्स्थीसिया मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है, ईपीएस के अंदर आया जाने वाला। इसको वोकी एंड टोकी बोलते हैं। पर्सन को मोटर रेस्टलेस होती है, स्ट्रॉन्ग अर्ज होती है, और वो क्या करता है? टंग मूवमेंट, यानी कि चलता फिरता रहता है और आपस में ही बड़बड़ाता रहता है। उसको हम बोलते हैं एक्स्थीसिया। दूसरा सिम्टम है सूडो पार्किंसनिज्म, जो कि सेकंड मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है। एक बीमारी होती है पार्किंसनिज्म नाम की। क्या होती है? एक डिजीज होता है जिसका नाम है पार्किंसन डिजीज। जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे, जो डोपामिन की कमी की वजह से होती है। और यहाँ भी क्या है, जब एंटीसाइकोटिक ड्रग हम काम में ले रहे हैं तो एंटीसाइकोटिक ड्रग को हमने बोला था डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉकर। और जब डोपामिन के रिसेप्टर ब्लॉक होते हैं तो धीरे धीरे अगर लंबे समय यूज किया गया तो डोपामिन की बॉडी में कमी दिखने लगेगी, है ना। और उसकी वजह से पार्किंसन वाले सिम्टम आएंगे, जो कि पार्किंसन होता नहीं है उसको, पर सिम्टम आ जाते हैं। इसलिए इसको हमने क्या बोला? सूडो पार्किंसनिज्म बोला। क्या बोला? सूडो पार्किंसनिज्म। जिसमें क्या हो जाता है? जिसमें पर्सन का फेस जो है वो क्या सा हो जाता है? मास्क लाइक हो जाता है। क्या होगा? मास्क लाइक फेस हो जाता है। और क्या होता है? पर्सन में ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा होती है। ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा होती है। पर्सन का गेट चेंज हो जाता है, और गेट चेंज होकर कैसा हो जाता है? रोबोट लाइक गेट हो जाता है। या मैं कह सकता हूं प्रोपल्सिव गेट हो जाता है। पेशेंट जो होता है उस पर्सन में ट्रेमर आने लगते हैं। और कैसे ट्रेमर? पिल रोलिंग ट्रेमर आते हैं। पर्सन में ब्रैडीकाइनेसिया हो जाता है। समझ पा रहे बात को?
तो क्या क्या, तो सूडो पार्किंसनिज्म। और सेकंड मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है 40% केसेस में देखने मिलेगा मास्क लाइक फेस, ड्रोलिंग ऑफ सलाइवा, रोबोट लाइक गेट, प्रोपल्सिव गेट जिसको बोलते हैं, पिल रोलिंग ट्रेमर आते हैं पेशेंट को, और पर्सन में ब्रेडीकाइनेसिया हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्रेडीकाइनेसिया। समझ पा रहे हैं बात को? इसके अलावा तीसरा हमारा क्या है? डिस्टोनिया। और डिस्टोनिया क्या है? अर्लीस्ट है, पर ये क्या है? एक साइकेट्रिक इमरजेंसी है। अगर किसी पर्सन को आ गया है, इसका मतलब ये क्या है? इमरजेंसी कंडीशन बन गई है। दिस इज ए साइकेट्रिक इमरजेंसी। ये क्या है साहब? ये साइकेट्रिक इमरजेंसी है साहब। बहुत ही फैटल है ये ना आया ये अच्छा है। ये क्या होता है? फैटल होता है। फैटल का मतलब ये जान ले सकता है पर्सन की। क्या ले सकता है? जान ले सकता है। डिस्टोनिया, डिस मतलब डिस्टर्ब, टोनिया यानी कि टोन ऑफ मसल, मसल की टोन डिस्टर्ब होती है यहाँ। तो क्या होता है? तो यहाँ मस्कुलर स्पाज्म होता है। क्या होता है? मस्कुलर स्पाज्म। मस्कुलर स्पाज्म होता है। कहाँ कहाँ? तो फेस और नेक के अंदर। कहाँ कहाँ होता है? फेस और नेक में होता है। और फेस और नेक में जब स्पाज्म होता है तो क्या होगा? तब तक तो ये इतना गंभीर नहीं होता है, पर क्या बन जाता है ये? अगर क्या हुआ? नेक में हुआ, अगर क्या हुआ? नेक मसल में हुआ तो ये फैटल बन जाएगा। तो मस्कुलर स्पाज्म फेस और नेक में हुआ तब तक ठीक, पर अगर नेक में हो गया तो ये क्या, सॉरी लैरिंक्स में हुआ तो ये क्या बन जाएगा? फैटल बन जाएगा। अगर लैरिंक्स की मसल में स्पाज्म हुआ, पर्सन का रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है और पेशेंट की क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है। पर्सन का क्या हो जाता है? जो आई की मसल है और नेक की मसल है उनकी टोन क्या हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है। क्या हो जाता है? डिस्टर्बेंस। इन टोन ऑफ आई एंड नेक मसल, और इसको हम क्या बोलते हैं? ओक्यूलोगायरिक क्राइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओक्यूलोगायरिक क्राइसिस बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? ओक्यूलोगायरिक क्राइसिस। और नेक जो है, काफी बार तो क्या होता है? नेक जो है वो एक साइड टर्न कर जाती है। नेक टर्न वन साइड। नेक क्या हो जाता है? एक साइड क्या कर जाती है? टर्न कर जाती है, मूव कर जाती है, और उस कंडीशन को हम बोलते हैं टॉर्टिकोलिस नेक। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं टॉर्टिकोलिस नेक। चौथा हमारा सिम्टम है टार्डिव डिस्काइनेसिया। 4% केसेस में होता है, इरिवर्सिबल होता है। और क्या होता है इसमें? इसमें इनवॉल्यूंटरी मसल का मूवमेंट होने लगता है। क्या होता है इसमें? इसमें इनवॉल्यूंटरी मसल मूवमेंट होता है। क्या होता है? इनवॉल्यूंटरी मसल का क्या होता है? मूवमेंट होता है। टंग क्या हो जाती है? बाहर की तरफ आ जाती है। टंग का क्या हो जाता है? प्रोट्रूजन हो जाता है। पर्सन की टंग बाहर आ जाती है। पर्सन गम्स को मूव करता रहता है। पर्सन का गम क्या होता है? मूव। और उसको च्यूइंग गम देखने को मिलते हैं। तो क्या हो जाती है? आंखें प्रोट्रूड होकर बाहर आ जाती है। प्रोट्रूजन ऑफ आई, आंखें बाहर की तरफ आ जाती है। एंड पेरी ऑर्बिटल मूवमेंट, और पर्सन की जो पेरी ऑर्बिटल है वहां क्या देखेंगे? आपको मूवमेंट देखने को मिलेंगे और च्यूइंग गम देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? च्यूइंग गम देखने को मिलता है। किसके अंदर? टार्डिव डिस्काइनेसिया में। तो ईपीएस क्या है? ईपीएस में 4 तरीके के सिम्टम है: एकस्थीसिया, सूडो पार्किंसनिज्म, डिस्टोनिया, टार्डिव डिस्काइनेसिया।
Akathisia is most common, pseudoparkinson second most common and dystonia is the earliest fatal और psychiatric emergency 6% केसेस में होता है और target dyskinesia 4% केसेस में देखने को मिलता है। Akathisia को वॉकी एंड टॉकी बोलते हैं। पर्सन को मोटर रेस्टलेसनेस होती है, उसकी वजह से उसको स्ट्रॉन्ग अर्ज होता है टंग को मूव करवाने का। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग अर्ज टू टंग मूवमेंट। वही pseudoparkinsonism सेकंड मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है, 40% केसेस में होता है। पर्सन का फेस जो है वो मास्क लाइक हो जाता है, सलाइवा ड्रूल होने लगती है। पर्सन का गेट जो है वो कैसा हो जाता है? रोबोट लाइक गेट हो जाता है, रोबोट लाइक गेट। और आप इसी को क्या बोल सकते हैं? प्रोपल्सिव गेट बोल सकते हैं, रोबोट लाइक गेट या प्रोपल्सिव गेट। पिल रोलिंग ट्रेमर आते हैं, पर्सन ब्रेडिकाइनेसिया में चला जाता है। और डिस्टोनिया क्या है? तो उसमें क्या होता है? पर्सन में मस्कुलर स्पाज्म आते हैं। और मस्कुलर स्पाज्म किसके? फेस के, नेक के। और अगर क्या हुआ? लैरिंक्स की मसल स्पाज्म हुई तो वो कंडीशन क्या बन जाएगी? फेटल। पर्सन को रेस्पिरेटरी अरेस्ट होगा, पेशेंट की डेथ हो सकती है। पर्सन की आई और नेक की जो मसल होती है उनके अंदर क्या हो जाता है? डिस्टर्बेंस हो जाता है टोन में, और उनकी टोन डिस्टर्ब होती है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं ओक्यूलोगायरिक क्राइसिस। ओक्यूलो यानी कि आई और गायरिक यानी कि जो मसल्स के अंदर है उनमें क्या हो गया? क्राइसिस आ गया है। और नेक काफी बार क्या होती है? एक साइड टर्न करके जो है चली जाती है, जिसको हम बोलते हैं टॉर्टिकोलिस नेक। चौथा जो सिम्टम है वो क्या है? टार्डिव डिस्काइनेसिया, और जो क्या है? इरिवर्सिबल है। अगर ये एक बार हो गया तो ये दोबारा से रिवर्स नहीं होगा। और इसमें क्या होता है? तो इसमें जो मसल के मूवमेंट है वो क्या होने लगते हैं? इनवॉल्यूंटरी होने लगते हैं, है ना? इनवॉल्यूंटरी मसल मूवमेंट होने लगते हैं। पर्सन की जो आई और पेरिऑर्बिटल एरिया है उनके अंदर क्या होने लगता है? पेरिऑर्बिटल एरिया में मूवमेंट होने लगते हैं। आई क्या हो जाती है? प्रोट्रूड हो जाती है। इसके साथ साथ गम्स जो है वो क्या होते रहते हैं? चूइंग होते रहते हैं। समझ पा रहे हैं बात को, है ना? तो ये सारी की सारी बातें किसके अंदर? ईपीएस के अंदर। अब अगर किसी पेशेंट को क्या हुआ? ईपीएस हो गया है, तो उस ईपीएस को मैनेज कैसे किया जाएगा? अगर पेशेंट आपके पास में आया और ईपीएस हो गया किसी पर्सन को, तो उस ईपीएस को ठीक कैसे किया जाए? ईपीएस को कैसे ट्रीट करें? ईपीएस को कैसे ट्रीट करें? तो अगर आपको पूछे ट्रीटमेंट ऑफ ईपीएस क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ ईपीएस, तो ट्रीटमेंट ऑफ ईपीएस में एक दवाई आता है जिसका नाम है टीएचपी। क्या है? टीएचपी। क्या है टीएचपी? तो टीएचपी का फुल फॉर्म है ट्राइफेनिल हाइड्रोक्लोराइड। क्या है? ट्राइफेनिल हाइड्रोक्लोराइड नाम की एक दवाई दी जाती है। ट्राइफेनिल हाइड्रोक्लोराइड, टीएचपी जिसको बोलते हैं। कैसी दवाई है ये? ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है। कैसी ड्रग है? ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का काम क्या होता है? टू स्टिमुलेट या एक्टिवेट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो क्या करती है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीकोलिनर्जिक ड्रग या एंटीकोलिनर्जिक सिस्टम बोलते हैं। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है? तो जिसमें क्या होता है? फाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्स होता है। फाइट एंड फ्लाइट, करो या मरो वाली कंडीशन आपने सुनी होगी, फाइट एंड फ्लाइट। और अगर आपको बोले एंटीकोलिनर्जिक हार्मोन कौन होता है आपकी बॉडी में? अगर आपको पूछ ले आपकी बॉडी में एंटीकोलिनर्जिक हार्मोन कौन है, तो आपने बताना है कैटाकोलामाइन। क्या बताना है? कैटाकोलामाइन। कौन आता है कैटाकोलामाइन में? एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन इज
adrenaline. Norepinephrine is noradrenaline. शॉर्ट में बोलूं तो ADR एंड नॉरएड, ऐसे नाम आपने सुने होंगे। और दोनों अगर अलग अलग दिए हो तो एड्रेनलिन। अगर अलग अलग ऑप्शन में है और फिर आपसे पूछे कि एंटीकोलिनर्जिक हार्मोन कौन है, तो आपने बताना है एड्रेनलिन, है ना। या फाइट और फ्लाइट का रिस्पांस देने वाला हार्मोन कौन है, तो एड्रेनलिन। दोनों एक साथ दिए हो तो दोनों, अगर एक नाम दिया हो तो कैटाकोलामाइन। समझ पा रहे हैं बात को, है ना। तो क्या है, कैटाकोलामाइन जो है आपका एंटीकोलिनर्जिक हार्मोन है। तो THP ट्राइफेनिल हाइड्रोक्लोराइड एंटीकोलिनर्जिक कैटेगरी की ड्रग है, वो देते हैं। इसके साथ साथ एंटी हिस्टामिन दिए जाते हैं पेशेंट को। क्या दिए जाएंगे, एंटी हिस्टामिन। क्या देंगे, एंटी हिस्टामिन। और क्या देंगे, तो पेशेंट को डोपामाइन देते हैं। क्या देते हैं, डोपामाइन। पेशेंट को डोपामाइन देंगे, है ना। ये क्या है, ट्रीटमेंट मॉड्यूलेटर रहती है, किसके लिए, ईपीएस के लिए। अगर आपने ईपीएस को क्या नहीं किया, ट्रीट नहीं किया, अगर क्या नहीं हुआ, ईपीएस को आपने टाइम से ट्रीट नहीं किया, ईपीएस किस में चला जाएगा, एक बहुत ही खतरनाक सिंड्रोम कॉज करेगा। अगर आपने क्या किया, ईपीएस को नहीं ट्रीट किया, ईपीएस को बिना ट्रीट करके छोड़ दिया, तो ये किस में चला जाएगा, ये कॉज करेगा एनएमएस। क्या कॉज करेगा, एनएमएस। और ये एनएमएस क्या होता है, तो एनएमएस होता है न्यूरो लेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। क्या, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। क्या होता है, बहुत रेयर होता है। क्या, बहुत ही रेयर होता है, पर हो जाए तो फैटल है। हो जाए तो फैटल है, जानलेवा साबित हो सकता है। क्या क्या होता है इसमें, तो इसमें क्या क्या सिम्टम है, तो क्या हो जाता है, जो पर्सन है उसके टेम्परेचर बढ़ जाता है, हाइपर पायरेक्सिया होता है, पर्सन का बीपी जो है वो चेंज हो जाता है, पर्सन का सीपीके बढ़ जाता है ना। तो पर्सन में क्या क्या सिम्टम आएंगे, हाइपर पायरेक्सिया, बीपी में चेंजेस आ जाते हैं, सीपीके बढ़ जाएगा। सीपीके है कार्डियक मार्कर है, ये सीपीके क्या है, कार्डियक मार्कर है, जो एमआई वगैरह के बारे में बताने का काम करता है। इसके अलावा पर्सन में डिहाइड्रेशन हो जाएगा। क्या होगा, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन होने का कारण हाइपरपायरेक्सिया। हाइपरपायरेक्सिया होने की वजह से पेशेंट को बार बार क्या होगा, स्वेटिंग होगी। जब पेशेंट को हाइपरपायरेक्सिया कब बोलेंगे, मोर देन 105 डिग्री फ़ारेनहाइट बॉडी का टेम्परेचर होगा। किससे क्या होगा, रिकरेंट स्वेटिंग होगा। क्या होगा, स्वेटिंग। और स्वेटिंग होगी तो बॉडी से क्या होगा, फ्लूइड का लॉस होगा। क्या होगा, बॉडी से फ्लूइड लॉस होगा। और जब बॉडी से फ्लूइड लॉस होगा तो पर्सन को डिहाइड्रेशन होने के चांस हो जाएंगे। और उसके साथ साथ क्या होती है, वॉमिटिंग होती है। वॉमिटिंग, और वॉमिटिंग भी क्या करवाएगी, फ्लूइड लॉस करेगी बॉडी से। पर्सन में क्या देखने मिलेगा, सर्कुलेटरी फेलियर में जा सकता है। सर्कुलेटरी फेलियर हो सकता है। और पर्सन की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। क्या हो सकता है, डेथ हो सकता है पेशेंट का। समझ पा रहे हैं बात को, है ना। तो पेशेंट की क्या हो सकती है, डेथ तक हो सकती है। ये सारी की सारी बातें किससे रिलेटेड थी, एंटी एंजाइटी ड्रग्स से रिलेटेड। किससे रिलेटेड, एंटी एंजाइटी ड्रग्स।
नेक्स्ट टॉपिक है सॉरी एंटी साइकोटिक ड्रग थी। नेक्स्ट हमारी ड्रग है एंटी एंजाइटी ड्रग। नेक्स्ट है एंटी एंजाइटी ड्रग। नेक्स्ट ड्रग है एंटी एंजाइटी ड्रग। क्या होती है एंटी एंजाइटी ड्रग? तो ये जो एंजाइटी को कम करने के लिए, एंजाइटिक जो डिजीज है उनको कम करने के लिए काम में लेते हैं। किन किन नाम से जानते हैं इनको? तो इनको जो है माइनर ट्रैंक्विलाइजर, किन किन नाम से? ऑल्सो नोन एज माइनर ट्रैंक्विलाइजर। किस नाम से जानते हैं? माइनर ट्रैंक्विलाइजर। इसके अलावा हिप्नोटिक, इसके अलावा हिप्नोटिक ड्रग, इसके अलावा सिडेटिव्स और एंजियोलाइटिक ड्रग। ऑल्सो नोन एज माइनर ट्रैंक्विलाइजर, हिप्नोटिक, सीडेटिव, एंजियोलाइटिक ड्रग, इन नामों से इस दवाई को जाना जाता है। कहां कहां इंडिकेटेड होती है? इंडिकेशन इंडिकेशन और इंडिकेशन क्या क्या है? तो इंडिकेशन यानी कि क्या है? कोई पेशेंट है जिसको क्या है, न्यूरोसिस की प्रॉब्लम है, या क्या है, एंजाइटी का पेशेंट है, तो कहां काम में लेते हैं हम? न्यूरोसिस के अंदर। कहां पे? न्यूरोसिस वाले पेशेंट्स में इसको क्या किया जाता है? काम में लिया जाता है। न्यूरोसिस जैसे क्या है? फोबिया, फियर, ओसीडी, हिस्टीरिया, इन सभी डिजीज के अंदर। न्यूरोसिस में कौन कौन सी डिजीज आती है? फोबिया, फियर, ओसीडी, हिस्टीरिया, सारी की सारी डिजीज आती है किसमें? न्यूरोसिस में। किसके अंदर? न्यूरोसिस के अंदर। इसके अलावा पर्सन को क्या है? एंजाइटी है, वहां भी काम में लेते हैं। इन सभी कंडीशंस में इसको क्या किया जाता है? काम में लिया जाता है ना। कॉन्ट्राइंडिकेशन कहां कहां है? ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां आपकी दवाई कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है? ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जहां ये आपकी दवाई कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है? तो एक कंडीशन है ADHD। क्या? ADHD, वहां पर आपकी क्या है? कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है। कौन? आपकी एंटी एंजाइटी ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है। किसमें? आपके ADHD में। इसके साथ साथ आपकी हाइपरसोमनिया के अंदर ADHD और
हाइपरसोमनिया में क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो कहाँ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन की अगर मैं बात करूं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो कहाँ है, तो किसी को क्या है, हाइपरसोमनिया है। हाइपरसोमनिया यानी कि एक्सेसिव स्लीपिंग डिसऑर्डर, एक्सेसिव स्लीप वाले जो डिसऑर्डर थे, तो किसी को क्या है, हाइपरसोमनिया है, और उसको अगर आपने और सोने वाली दवाई दी तो सारा दिन सोता ही रह जाएगा। इसके अलावा ADHD है जो चाइल्ड साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, फुल फॉर्म क्या है, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। तो इस कंडीशन के अंदर तो इनमें क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है, कौन, आपकी एंजियोलाइटिक ड्रग या एंटी एंजाइटी जो ड्रग है वो क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है। समझ पा रहे बात को। अब हम बात करते हैं कि एंटी एंजियोलाइटिक जो ड्रग है ये कौन कौन से टाइप्स की रहती है, टाइप ऑफ एंजियोलाइटिक ड्रग्स। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ एंजियोलाइटिक ड्रग, कौन कौन से टाइप की एंजियोलाइटिक ड्रग रहती है। तो टाइप्स की बात करते हैं हम, टाइप। तो एंजियोलाइटिक ड्रग जो है वो दो टाइप्स की होती है। कितने टाइप की, 2 टाइप्स की। एक होती है बार्बिचुरेट, एक क्या होती है, बार्बिचुरेट, और दूसरी क्या होती है, नॉन बार्बिचुरेट। यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजोडाइजेपिन। क्या बोलते हैं, बेंजोडाइजेपिन। तो बार्बिचुरेट और नॉन बार्बिचुरेट, और नॉन बार्बिचुरेट को दूसरे वर्ड में क्या नाम देते हैं, बेंजोडाइजेपिन। अब बात आती है कि जो बार्बिचुरेट है ये क्या है, तो बार्बिचुरेट में कौन कौन सी दवाई आती है, तो बार्बिचुरेट में वो सारी दवाई कौन कौन सी, जैसे फिनोबार्बिटोल है, एमोबार्बिटोल है, सेकोबार्बिटोल है ना। तो क्या है, फिनोबार्बिटोल, एमोबार्बिटोल, सैकोबार्बिटोल, इसके अलावा थियोपेंटोल सोडियम, सारी की सारी दवाई आती है। कौन कौन सी, एमोबार्बिटोल, सैकोबार्बिटोल, फेनोबार्बिटोल, है ना। इसके अलावा थियोपेंटोल सोडियम, सारी की सारी दवाई जो है देखने को मिलती है। दूसरी दवाई हमारी कौन है, दूसरी हमारी है नॉन बार्बिचुरेट या बेंजोडाइजेपिन। और नॉन बार्बिचुरेट या बेंजोडाइजेपिन में कौन कौन सी दवाई आती है, तो वो दवाई जिनके पीछे क्या है, लाम पाम और जाम लगता है, वो सारी की सारी दवाई, जैसे एल्प्राजोलम, मिडाजोलम, क्लोनाजीपाम, इटिजीपाम,
जिनके पीछे क्या लगता है, वो सारी की सारी दवाई जिनके पीछे क्या लगता है, लाम पाम और जाम वर्ड लगता है। डाइजेपाम, लाम पाम और जाम जिनके पीछे लगता है, वो सारी की सारी दवाई कौन सी है, बारबीट्यूरेट है। इनके अलावा एक दवाई है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है, क्या नाम है, बोलो, क्लोरडाइजेपॉक्साइड। लिब्रियम आपने नाम सुना होगा, लिब्रियम नाम सुना है क्या दवाई का, लिब्रियम क्लोरडाइजेपॉक्साइड दवाई। ये भी कैसी दवाई है, नॉन बारबीट्यूरेट यानी कि बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी, सारी की सारी दवाई काम देती है। किसके अंडर आती है, आपके बारबीट्यूरेट और नॉन बारबीट्यूरेट के अंडर आती है। समझ पा रहे हैं क्या क्या साइड इफेक्ट है इनके। साइड इफेक्ट, तो साइड इफेक्ट अगर बात करें बारबीट्यूरेट के, तो बारबीट्यूरेट के साइड इफेक्ट क्या है, ये क्या करती है, एक ग्रेनुलोसाइटोसिस करती है, क्या करती है, एक ग्रेनुलोसाइटोसिस करती है। इसके अलावा क्या करती है, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया करती है, क्या करती है, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया करती है। और क्या करती है, तो पर्सन को इरिटेबल करती है, डिजीनेस करती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, क्या होता है मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, तो इसको फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया। मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया बोलते हैं। किसकी वजह से होता है, फोलिनिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया भी बोलते हैं इसको, फोलिनिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया, B9 डेफिशिएंसी एनीमिया, काफी नाम से इसको प्रोनाउंस किया जाता है। किसकी वजह से होता है ये, कि विटामिन B9 जब कम हो जाता है, फोलिक एसिड कम होता है, तो उसकी वजह से होता है कौन, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। समझ पा रहे बात को। वही अगर बात करें नॉन बारबीट्यूरेट के साइड इफेक्ट क्या रहेंगे, तो नॉन बारबीट्यूरेट के साइड इफेक्ट क्या है, ये क्या करती है, ब्लड विजन करती है, क्या करती है, ब्लड विजन करवाती है, हाइपोटेंशन करवा देती है, क्या करवाती है, हाइपोटेंशन कॉज करती है। हाइपोटेंशन पर्सन के अंदर क्या होता है, बीपी कम करवाती है, बीपी कम करवा देती है। इसके अलावा पर्सन के अंदर सिडेशन करती है, डे टाइम सिडेशन करवाती है, इसलिए इसको दिन के समय नहीं देते हैं, रात के टाइम दी जाती है। ये दवाई किस समय दी जाती है, रात के समय दी जाती है। डे टाइम में क्या जाती है, सिडेशन लाती है, तो रात को सोते वक्त देते हैं, इसलिए दिन में इतना ज्यादा सिडेशन नहीं हो। और क्या करवाती है, तो और ये यूरिनरी रिटेंशन करवाती है, पर्सन में यूरिन रिटेन होने लगता है। यूरिन क्या करने लगता है, रिटेन करने लगता है, यूरिनरी रिटेंशन होने लगती है ना। और क्या करती है, जब हाइपोटेंशन होता है तो हार्ट रेट बढ़ जाती है, टैकीकार्डिया करवाती है। सारे के सारे क्या हैं, साइड इफेक्ट है इनके। तो अगर क्या हो जाए, ये जो बेंजोडाइजेपिन दवाई है, इसकी क्या हो जाए, अगर ओवरडोज हो जाए, तो इनका एंटीडोट क्या है, एंटीडोट ऑफ तो एंटीडोट क्या है, फ्लूमाजेनिल, इसका एंटीडोट रहता है। बेंजोडाइजेपिन का अगर आपको पूछ ले कि ओवरडोज हो गई है तो क्या एंटीडोट दोगे, तो फ्लूमाजेनिल दोगे। क्या दोगे, फ्लूमाजेनिल।
अगर आपके पास पेशेंट है वार्ड में जिसको बेंजोडाइजेपिन चल रही है, तो आपके पास दूसरी कौन सी दवाई अवेलेबल होनी चाहिए? फ्लोमाजेनिल दवाई आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी पूरी की पूरी क्या थी? क्या थी ये पूरी की पूरी? ट्रीटमेंट मॉडलिटी थी, साइकोथेरेपी, साइकोफार्मेकोलॉजी था। पूरा का पूरा क्या था? साइकोफार्मेकोलॉजी। जो आपकी एंटी एंजाइटी ड्रग होती है, कभी इनको अचानक से बंद नहीं करना होता, ठीक है, धीरे धीरे बंद करनी थी। ठीक है, ये पूरी की पूरी क्या थी? साइकोफार्मेकोलॉजी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ईसीटी।